हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे उत्पन्न जो मेंडल्स लॉज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, अपने प्रयोग किए, उन प्रयोग को दो पार्ट में बांटा, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उससे निकले हुए रूल्स लॉज। तो पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने क्रॉस करवाए, संकरण प्रयोग किए, उनमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी का उन्होंने उपयोग किया। मतलब वन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल पेयर्स, मतलब जो एक जोड़ी युग्म विकल्पी थे उनका उन्होंने प्रयोग किया और उनकी वंशांगति का उन्होंने अध्ययन किया। उनसे जो निकले रिजल्ट्स थे उनको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तहत उन्होंने, जैसे कि कोई प्लांट्स है, उसका जो करेक्टर्स है हाइट मीन्स लंबेपन का, तो जो प्लांट्स हैं लंबाई में दो करेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वहां पर होंगे, एक तो टॉलनेस का, लंबेपन का, और शॉर्टनेस का, बोनेपन का। तो उन प्लांट्स की एक प्रकार से उन्हें लंबेपन और बोनेपन की वंशांगति, हेरिडिटी का उन्होंने अध्ययन किया। इसी प्रकार से बीज की आकृति हैं, गोल हैं, झुर्रीदार हैं, उनमें उन्होंने संकरण प्रयोग किया और इनसे उन्होंने एक प्रकार से F1 जनरेशन प्राप्त की। F1 जनरेशन में सेल पॉलिनेशन के द्वारा उन्होंने F2 जनरेशन उन्होंने प्राप्त की और उसके जो रेशियोज थे, उन मोनोहाइब्रिड रेशियो उन्होंने कहा, और ये रेशियो था जो F2 फीडी का रेशियो था, कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। तीन जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, लंबे थे, और दो पौधे कैसे थे, बोने थे। उदाहरण के लिए मेंडल ने दो होमोजाइगस प्लांट्स का यूज किया, एक लंबापन जो कैपिटल टी कैपिटल से शो किया, और दूसरा बोनापन जो कि स्मॉल टी से उन्होंने शो किया। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया और क्रॉस कराने से जो प्राप्त जो पीढ़ी थी वो उनको क्या कहा उन्होंने, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे, लंबे थे। इसी रिजल्ट्स को उन्होंने रेसिप्रोकल एक प्रकार से हाइब्रिडेशन के माध्यम से, व्युत्क्रम संकरण के माध्यम से भी किया, तब भी सभी प्लांट्स कहते थे लंबे थे। मतलब रेसिप्रो होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रयोग जिसमें आपने एक प्लांट्स को मेल के रूप में, दूसरे को फीमेल के रूप में, नेक्स्ट टाइम उन्होंने उस जो मेल का था उसको फीमेल के रूप में यूज किया और दूसरे को मेल के रूप में यूज किया। इस प्रकार से जैसे रेसिप्रोकल जो हाइब्रिडेशन था उसके माध्यम से भी रिजल्ट्स कैसे थे, सभी प्लांट्स लंबे थे। इसी प्रकार से जो 7 जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स थे उनमें जो अन्य 6 जो डिफरेंशियल लक्षण थे उनके भी प्लांट्स का क्रॉस कराया और उनसे प्राप्त पीढ़ी का उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि सभी प्लांट्स में एक प्रकार से प्रभाविता का गुण ही वहां पर उपस्थित था, दूसरा लक्षण अप्रभावी ही रहता है, प्रकट नहीं होता। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों को फिर क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, स्वपरागण कराया, और स्वपरागण से उत्पन्न हुए जो अंकुरित प्लांट्स थे उनको उन्होंने क्या कहा, F2 पीढ़ी का, F2 जनरेशन उन्होंने कहा। तो ये जो F2 जनरेशन थे, F2 जनरेशन F1 जनरेशन की तुलना में थोड़ा डिफरेंस थे। यहाँ पर एक प्रकार से कुछ लंबे थे, कुछ बोने पौधे यहाँ पर उत्पन्न हुए, जिनका जो रेशियो था F2 जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1, 3:1। 3 पौधे जो कैसे थे, लंबे थे, और एक पौधा कैसा था, बोना था। तो इस प्रकार से ये जो 1/3 का पीढ़ी दर पीढ़ी विशुद्ध प्लांट्स यहाँ पर बने, और 2/3 पौधे कैसे थे, शेष 2/3 पौधे 3:1 में लंबे और बोने पौधे उत्पन्न। मतलब इस प्रकार से 2 प्रकार के पौधे आवासित होने पर भी 3 प्रकार के पौधे वहां पर थे। एक प्रकार से इसको जीनोटिपिक रूप से अगर अपन देखें, फिनोटिपिक रूप से तो हमने 2 प्रकार के प्लांट दिखाई दे रहे हैं, एक तो लंबे और बोने।
लेकिन इसका जीनोटाइप का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो लंबे पौधे थे, लंबे पौधे दो प्रकार के थे। एक तो 25% पौधे जो थे होमोजाइगस थे, शुद्ध थे, वो टॉल थे, वे शुद्ध होमोजाइगस थे। दूसरे हेटेरोजाइगस थे, टॉल थे, वो दो थे। और स्मॉल होमोजाइगस एक प्रकार जो शॉर्ट प्लांट्स थे, जो डार्क प्लांट थे, वो 25% थे, वो भी कैसे थे, होमोजाइगस थे। तो इस प्रकार 2% एक प्रकार से 50% क्या थे आपके हेटेरोजाइगस थे, 4% ही होमोजाइगस थे। इसको उन्होंने इस प्रकार से भी दिखाया उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से। तो जो P1 है, जो पेरेंट्स हैं टॉल प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स डार्क प्लांट्स, इनका जेनेटिक कैरेक्टर कैपिटल कैपिटल स्मॉल टी होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है। इससे गैमेट्स जो बने कैपिटल स्मॉल कैपिटल टी, इससे गैमेट्स बनेंगे डार्क से स्मॉल टी। दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, उससे F1 जनरेशन बनी। जो F1 जनरेशन के जितने प्लांट्स थे वो कैसे थे, हेटेरोजाइगस थे, लेकिन कैसे थे, टॉल थे। कैसे थे, लंबे प्लांट्स थे। इसको F1 जनरेशन के प्लांट्स में इन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया। इसको इन्होंने चेकर बोर्ड के माध्यम दिखाया। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ऊपर के प्लांट्स हैं वो मेल प्लांट्स को शो कर रहे हैं, नीचे का जो रो है वो फीमेल रो को शो कर रहे हैं। इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये जो इस कैपिटल स्मॉल टी जो F1 जनरेशन है, इससे बनने वाले जो गैमेट्स होंगे कैपिटल स्मॉल टी, इसके भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इससे कराएंगे कैपिटल स्मॉल टी, इससे कराएंगे कैपिटल स्मॉल टी, इससे कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से जो फिनोटिपिक रेशो है वो टॉल प्लांट्स 3 थे और स्मॉल प्लांट्स डॉर्क प्लांट्स कैसे थे, 1। तो इस प्रकार था 3:1। जबकि इनका जो जेनेटिक रेशियो क्या होगा, 1:2:2:1, ये रहा 1:2:2:1। तो इस प्रकार से F1 प्लांट्स के रिजल्ट्स उन्हें यहाँ पर। अब मेंडल ने जो ये जो इनका जो रिजल्ट्स था, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जो लंबापन तथा बोनापन एक जोड़ी पर्याप्त लक्षण या कारक हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिनको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जीन। तो इस प्रकार ये जो जीन है, जो कैपिटल स्मॉल टी जो जीन्स है, इनको हम इसके माध्यम से निरूपित कर रहे हैं। ये ही इनके बोनापन और लंबापन के जो करेक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा, हालांकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जो करेक्टर्स हैं दोनों अलग अलग प्लांट से आ रहे हैं और दोनों पास पास आ रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार से एक दूसरे के व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, या एक प्रकार से जो इनमें शुरुआत में जब एक साथ F1 फीडी में आएंगे तो प्रभावी जो करेक्टर्स वाला जो जीन है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, दूसरा एक प्रकार से अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं करता। तो जो दिखाता है डोमिनेंस शो करता है वो डोमिनेंट जीन कहलाएगा, जो नहीं दिखाता है वो रिसेसिव जीन्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब दूसरा, ये जो दोनों जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन्स एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक प्रकार से ये संदूषित नहीं होते हैं। मतलब इनके जो करेक्टर्स होते हैं, इनके जो अपने जो गुण होते हैं, ये गुण वैसे वैसे के बने रहते हैं। जब ये F1 फीडी के बाद में जब हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो इनमें एक प्रकार से जो गैमेट्स बनते हैं कैपिटल स्मॉल टी। तो एक प्रकार से जो कैपिटल टी का जो गुण जो प्रभावित वाला था, स्मॉल टी का अप्रभावित, तो दोनों एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से अलग अलग में जाते हैं। इसके बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ सिग्रेशन का रूल्स प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रभावितता का नियम और दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया। पहला आता है मेंडल का फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावितता का नियम। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसे कि हम ऊपर जो एक्सपेरिमेंट में देखा है कि जब उन्होंने लंबापन और बोनापन करेक्टर्स वाले प्लांट्स थे उनके आपस में जब क्रॉस कराया तो F1 फीडी में बनने वाले जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, सारे के सारे कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे, लंबापन वाले गुण वाले प्लांट्स थे। तो
एक प्रकार से F1PD में एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर्स या प्रभावी लक्षण से हम कहते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाया कि शुद्ध टॉल कैपिटल टी और शुद्ध डॉर्फ स्मॉल टी प्लांट्स के मध्य इन्होंने आपस में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद में इनसे बने जो गैमेट्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी साथ आए, तो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स वहां पर उत्पन्न हुए। ये जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट थे इनका आपस में क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया और स्वपरागण के माध्यम से इन्होंने F2PD प्राप्त की। इस F2PD में 75% पौधे प्रभावी लक्षण वाले थे और 25% पौधे कैसे थे, बोने पर थे। एक प्रकार से यहाँ का जो इनका रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1, 3:1। एक वहां पर क्या था इनका द्वितीय पीढ़ी का यहाँ पर फिनोटाइपिक लक्षण था, लक्षण प्ररूप वहां पर प्राप्त। तो एक प्रकार से जो लंबापन था उसका गुण 3/4 था और बोनापन उसका गुण कैसा था, अप्रभावी लक्षण 1/4 वहां पर। अब दूसरा, प्रभाविता के नियम का मूल्यांकन और इसका व्यावहारिक महत्व क्या है। ये जो मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंट था इसका मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में संकरण प्रयोग कराए, जंतु में संकरण प्रयोग कराए। कार्ल कोरेंस ने मटर और मक्का के पौधों में, इसी प्रकार शेरमॉक ने मटर में, डेवरिज ने मक्का पर, बैटसन उसके सहयोग ने विभिन्न प्रकार के जीवों पर, इसी प्रकार डेवनपोर्ट ने मुर्गियों पर, हर्ष ने खरगोश तोयमा पर, रेशम के कीटों पर प्रयोग किए और उन्होंने वहां पर प्रभावी और अप्रभावी युग्मकल्पी वहां पर उन्होंने लिए और उन्होंने रिजल्ट्स प्राप्त किए। तो उन्होंने यही पाया कि वहां पर एक प्रकार से जो F1PD होते हैं उसमें एक प्रकार जहां पर डोमिनेंट फैक्टर आ जाता है, प्रभावी लक्षण आ जाता है, वह अप्रभावी लक्षणों को प्रकट नहीं होने देता। इसका जो अच्छे एग्जाम्पल हैं जो मनुष्य हैं उसमें जड़ बुद्धि है, इडियट फैक्टर्स है, मधुमेह है, डायबिटीज है, हीमोफीलिया है आदि जो रोग हैं वो एक प्रकार से अप्रभावी जीन, रिसेसिव जीन्स के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब तक उनमें प्रभावी जीन्स उपस्थित रहता है वो अपना लक्षण शो नहीं कर पाते। तो एक प्रकार से जो जड़ बुद्धि, मद बुद्धि, हीमोफीलिया जो नशे होते हैं जिनमें प्रभावी करेक्टर्स वहां पर उपस्थित होता है तो वहां पर डिजीज प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वो करेक्टर्स जो उसमें उपस्थित हैं और वो रिसेसिव फॉर्म में आता है तो उनमें वो जड़ बुद्धि, मधुमेह और हीमोफीलिया के करेक्टर्स वहां पर दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो जीव हैं वो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक रोग हैं इनसे वो बचे रहते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स हैं लॉ ऑफ सीग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। स्वतंत्र लॉ ऑफ सीग्रीगेशन मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम। अब जैसे कि हमने देखा कि जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले प्लांट्स हैं, एक बोनापन एक लंबापन, दोनों होमोजाइगस हैं पेरेंट्स, एक का कैपिटल टी है, दूसरे का स्मॉल टी, दोनों का आपस में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में हेटेरोजाइगस F1PD वहां पर उत्पन्न हुई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और वो प्लांट्स कैसे थे, एक प्रकार से कैसे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स वहां पर थे और वो कैसे थे, होमोजाइगस थे। अब एक प्रकार से देखा ही जाए तो एक प्रकार से दोनों जीन्स एक साथ आ रहे हैं लेकिन वो प्योर रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो एक प्रकार से संदूषित नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। तो जब ये F2PD में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो F2PD में जो प्लांट दो नई जो प्रोजेनीज हैं उनमें एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से एक प्रकार से वहां पर चले जाते हैं, वो साथ साथ नहीं होते। तो इसी को हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन हम कहते हैं, युग्मकों की पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब गैमेट्स बने हैं तो कैपिटल टी स्वतंत्र रूप से विभिन्नित होता है, इसी प्रकार से स्मॉल टी है स्वतंत्र रूप से नेक्स्ट पीढ़ी में चलता जाता है। अर्थात यहाँ पे दिया है इसे युग्मकों की शुद्धता नहीं, युग्मकों के निर्माण के समय जीन्स के अलग अलग होने के कारण यह पृथक्करण का नियम भी कहलाता है।
अब देखिए, इसको हमने इस प्रकार दिखाया कि पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी है, इस ड्वार्फ स्मॉल टी है, गेमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और लंबापन कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फीमेल है, एक मेल है, कैपिटल स्मॉल टी, गेमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम देखते हैं कि ये इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसको रेखा चित्र के माध्यम से। पेरेंट्स कैपिटल टी टॉल है, दूसरा पेरेंट्स स्मॉल टी डॉर्फ है। इनसे जो गेमेट्स बनेंगे, इस प्रकार इसको हमको रेखीय रूप दिखा रखा है, इसको ओपन दिखा रखा है। इसमें आपस में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में नहीं, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट्स थे। अब यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी, इनमें क्या कराया हमने, एक प्रकार से सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो चेकर बोर्ड के माध्यम दिखा रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। इस प्रकार से ये कैपिटल टी लंबा है, होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, और स्मॉल टी होमोजाइगस। और इनका फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1 था। लंबा 3 लंबे थे और 1 बौना था। इसी प्रकार से यहाँ पर फिजिकल बेसिस और लॉ ऑफ सिग्रेशन है, उसका भौतिक आधार भी यहाँ पर इसके माध्यम से इन्होंने दिखाया। एक प्रकार से इसको हम देख सकते हैं कि जब युग्मकों के पृथक्करण का व्यवहार है, इसको अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। एलिलोमोर्फ जो होते हैं युगल में होते हैं और समजात गुणसूत्र पर एक ही स्थल पर स्थित होते हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, 4 टोटल सेल्स बनती है, 2 सेल्स एक समजात गुणसूत्र में, 2 सेल दूसरे क्रोमेटिड्स में चली जाती हैं। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये कैपिटल टी होमोजाइगस क्रोमोसोम में, इस नीचे स्मॉल टी वाला है, मेटाफेज में दिखा रखा है। ये एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पर जो इनका सेंट्रोमेर है विच्छेदित होता है, विच्छेदित करने के बाद में इस प्रकार से कैपिटल 2 गेमेट्स बन के स्मॉल 2 गेमेट्स, और दोनों गेमेट्स क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। ये एलिलोमॉर्फ का सीग्रीगेशन दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से मॉडर्न कंसेप्ट और लॉ ऑफ सीग्रेगेशन, जो लॉ ऑफ सीग्रेगेशन है उसके मॉडर्न कंसेप्ट क्या करते हैं, इसमें दिखा गया है कि संकर में जीन्स का सम्मिश्रण नहीं होता। गुणकारी और गुणकारी जीन्स अगर एक साथ आ भी जाए तो एक दूसरे से स्थायी रूप से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, चाहे कई पीढ़ियों तक वो साथ साथ रहे। मतलब एक गुणकारी जीन संकर पौधे को छोड़ते समय जितना संकर पौधे में प्रवेश करते समय व्यवहार अगुणकारी का होता है, वैसा का वैसा ही। इम्पोर्टेंसी ऑफ लॉ ऑफ सीग्रेगेशन, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, एक तो प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन के द्वारा होता है। एक जीन के 2 युग्मक होते हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन कैसे फॉर्म में होते हैं, कणीय रूप में होते हैं, और एक कोशिका में रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। और एक जीन के युग्मक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। और जीन क्या होते हैं, वंशांगति की इकाई होती है, जो एक पीढ़ी में वंशांगत, दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होती है। इस प्रकार से जो मेंडल्स के जो लॉज थे, उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे, इसका हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।